नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए बाल मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों लगातार जो भी टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं, तो उसका आज टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 टेस्ट है वो अपलोड कर दिए हैं जो कि बाल मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और जो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है। तो दोस्तों, अभी 20वीं सदी में जो मनोविज्ञान किसके आधार पे उसका अध्ययन किया जा रहा है, ये आपको बताना है। आत्मा के विज्ञान के हिसाब से, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। यानी कि दोस्तों 20वीं सदी जो कि वर्तमान सदी चल रही है, उसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। बात करें दोस्तों पहले की, जब सुकरात वगैरह, अरस्तु, प्लेटो हुए थे, उस समय दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ठीक है, और वर्तमान में क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है विकास का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, विकास के बारे में 4 अवधारणाएं आपके सामने दे रखी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकास के अर्थ को सही तरह से स्पष्ट करता है। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो दोस्तों, विकास का जो सामान्य अर्थ होगा वह होगा आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर, ठीक है, श्रृंखला। अब आपको बता दें कि विकास के बारे में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन की जो श्रृंखला बताई है वह किसने बताई है। तो दोस्तों, उत्तरोत्तर जो विकास की जो अवस्था है बताई है, वह दोस्तों BF स्कंदर ने बताया है कि विकास है वह उत्तरोत्तर परिवर्तन का ही एक मार्ग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग माना है किस वैज्ञानिक ने? विलियम वुंट ने माना है, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या फिर वाटसन ने। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग मानने वाले जो वैज्ञानिक है वो आपके विलियम जेम्स है। और आपको बता दें कि दोस्तों, मनोविज्ञान के जो वास्तविक जनक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह भी आपके विलियम जेम्स माने जाते हैं। और दोस्तों, ये कहाँ के हैं? दोस्तों, ये अमेरिका के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, वृद्धि और विकास, ठीक है, आपको बताना है। तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि विकास से और वृद्धि से संबंधित हैं, लेकिन एक इनमें बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, विकास है वो निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वर्गीकरण, इसमें वर्गीकरण अपन किया जा सकता है। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के दोस्तों पूरक होते हैं या व्युत्क्रमणवादी होते हैं। ठीक है, और या फिर समन्वय का सिद्धांत होता है या फिर व्यक्ति का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों, वर्गीकरण का सिद्धांत इनमें बिल्कुल अलग माना गया है, यानी कि वृद्धि और विकास को आप अलग से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है उसी का वृद्धि एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप अलग नहीं मान सकते। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दोस्तों, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? दोस्तों, मैकडूगल ने अपनी जो एक पुस्तक लिखी थी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की या फिर चेतना की? तो आपको बता दें कि दोस्तों, मैकडूगल ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें चेतना की कड़ी आलोचना की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है, चेतना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये बालक के जो बारे में ही ये मुख्य केंद्रित विषय है, तो इसका सही आंसर होगा बालक का। बाल मनोविज्ञान बालक का विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक जिसे किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ?
यानी जो मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ दोस्तों, वह किसके दर्शन शास्त्र के अनुसार इसका जन्म माना जाता है? प्लेटो के, अरस्तु के, बर्कली या फिर वाटसन के? तो दोस्तों मनोविज्ञान का जो जन्म है वह दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है। वह जो अरस्तु थे आपके, उसके उनके हिसाब से हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आपके सुकरात हुए थे, ठीक है। सुकरात के जो शिष्य थे दोस्तों वो आपके प्लेटो थे, और प्लेटो के जो शिष्य है वो कौन से दोस्तों? आपके अरस्तु है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सुकरात दोस्तों वो 5वीं ईसा पूर्व में थे। उससे बात करें प्लेटो, और जो अरस्तु है वो दोस्तों 4वीं सदा जो इस BC थी, ईसा पूर्वी सदी थी, उसमें ये वैज्ञानिक हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में अगर बात करें तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? इनमें से मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विकासीय विधि। बच्चे की जो अपन विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, तो विकास के अध्ययन से संबंधित जो अच्छी विधि होगी वह कौन सी होगी? विकासीय विधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से? इसमें शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक और ये सभी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर सभी होगा। अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों शिक्षार्थी का होना आवश्यक है। सिखाने की प्रक्रिया भी उसमें होगी। जो अपन अलग अलग विधियाँ यूज़ करते हैं वो आपकी क्या होगी? सिखाने की प्रक्रिया ही होंगी। और अध्यापक जो कि मूल रूप से पाठ्य वस्तु के हिसाब से विद्यार्थियों को अध्ययन करवाता है, तो अध्यापक का होना अनिवार्य है। तो ये सभी तत्व दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करे। 1 और 2 दोनों सही होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों आपके यहाँ पे सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? सबसे पहले दोस्तों मनोविज्ञान को किस विषय के अंतर्गत शामिल किया गया था? मन के बारे में, आत्मा के, चेतना के या व्यवहार के बारे में? तो दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आत्मा का होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? दोस्तों आपका जो मूल्यांकन का त्रिकोण पक्षीय बनाता है उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों शैक्षिक जो आपके उद्देश्य होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। मूल्यांकन भी आपका होता है। शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव, इन दोनों में से आपको बताना है। तो दोस्तों शिक्षण अनुभव नहीं होते हैं, अधिगम अनुभव जरूर होते हैं। तो शिक्षण अनुभव आपका त्रिकोणी में शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? यानी कि ऐसी कौन सी समस्या है जो कि आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? इन चारों में से, ठीक है। शिक्षक की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षिक पिछड़ापन? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर की बात करेंगे शैक्षिक पिछड़ापन, ठीक है। यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो दोस्तों ये क्या होगी? आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पाई जाती है। और बालकों में लर्निंग डिसेबिलिटी है दोस्तों, वह अलग अलग रूप में देखी जा सकती है। लेखन क्षमता में, यानी कि उसकी लेखक क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा, भाषाई क्षमता का विकास नहीं हो रहा, चेतना का, तो अलग अलग तरीके से मंदबुद्धि वगैरह, तो ये आपकी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? दोस्तों थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आधार है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत के आधार पे, रचनात्मक और मौलिकता के आधार पे, समायोजन और बुद्धि के आधार पे, चिंतन और कल्पना के आधार पे? तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं, चिंतन और कल्पना। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो चिंतन और कल्पना के आधार पे किया था, ठीक है।
तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें अपन तो वो कौन सा होगा। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ठीक है, यानी अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में ऐसी जो शिक्षण विधियां हैं वह उपयोग में लाई जाए जिनसे कि बच्चों का अधिगम विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और बच्चे अधिगम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो ये आपका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है। यानी अधिगमकर्ता को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किसके माध्यम से मिलती है, संरचनावाद से, क्रियाशीलतावाद से, व्यवहारवाद से या फिर सृजनशीलतावाद से। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलता। सृजनशीलता यानी कि दोस्तों जो आपकी संरचनात्मक जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या करते हैं, बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं और कोई भी कार्य दे देते हैं जिससे कि बच्चा है वो चिंतन मनन करके तर्कणा के आधार पे दोस्तों बहुत सारी जो विधियां हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटी करके वह एक डिसीजन पे पहुंचता है। तो उसमें दोस्तों जो आपका बालक होगा वह अधिगमकर्ता का अच्छा सबसे ज़्यादा अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए वहाँ पे उसको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। यानी कि किस वैज्ञानिक ने बताया है कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने का कार्य करती है। ठीक है, फ्रोबेल ने बताया है, पेस्टोलॉजी ने बताया है, थॉर्नडाइक ने या फिर प्लेटो ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। पेस्टोलॉजी ने ही बताया था कि शिक्षा व्यक्ति की जो भीतरी शक्तियों को उभारने का सबसे अच्छा उपाय है या सबसे अच्छी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। यानी कि दोस्तों आँख, कान, नाक ये दोस्तों आपकी गामक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा सबसे पहले शिशु अपना जो ज्ञान की संवेदनाएं हैं उनका विकास करता है। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक होगा, पूर्व संक्रियात्मक होगा, इंद्रिय जनित होगा या अमूर्त संक्रियात्मक होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें इस सिद्धांत को इंक्लूड किया गया था। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके हाथ, कान, नाक, मुंह वगैरह ये क्या है दोस्तों आपकी इंद्रिय जनित जो गामक क्रियाएं इनके द्वारा जो सबसे पहले शिशु करता है, इन्हीं के आधार पे वो ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। आपको बताना है कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबसे अधिक सही ढंग से इसको प्रकट करता है। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है या फिर इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 79 है, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में ये प्रश्नों के बारे में हमने इंक्लूड बात की यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि दोस्तों अगर आपकी राय अच्छी होगी तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा और भी बेहतर तरीके से अलग अलग टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।